Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Aslam Ahmed and welcome to my YouTube channel. So today our topic is enzyme. एंजाइम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा डीएनए, आरएनए, तो जितने भी मीन्स के इसके अलावा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, तो अगर हम उनको डिस्कस करेंगे ना तो हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमें एंजाइम लाजमी डिस्कस करना पड़ेगा। ये इस कदर इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डिफाइन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसके आगे क्या टाइप्स हैं, आज हम सबको डिस्कस करेंगे। तो इसकी डिफाइन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड प्रोडक्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये थर्ड एक चीज बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जब हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगे अमोनिया, और अमोनिया हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट है जो दो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से आई है, ठीक है। तो अब हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज होती है, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एक यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास आयरन Fe, ये हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट। इसका कोई काम नहीं तो रिएक्शन में, मींस के ये रिएक्ट भी खुद करेंगे, प्रोडक्ट जो आएगी वो भी ये खुद ही होंगे, लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये थे हमारे केमिस्ट्री की टर्म, ठीक है। सेम इसलिए हम बायो में आते हैं। बायो में फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर दो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक थर्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह जैसे दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट में, इस तरह हमारे दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बना हमारे बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर तो एक कैटालिस्ट आ गया था, अब यहाँ पर भी एक कैटालिस्ट होगा, लेकिन क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो इसलिए हम इसे कैटालिस्ट नहीं कहेंगे, इसे हम एंजाइम कहेंगे। एंजाइम, यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हमारी बॉडी के बाहर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो कैटलिस्ट होता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो तो उसको हम कैटलिस्ट की जगह उसका नाम चेंज करके उसको हम एंजाइम कहेंगे। बस इसमें यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो ये हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के कहने का क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है ये, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दैट स्पीड अप द रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं रिएक्शन रेट की एक्टिविटी को विदाउट बीइंग कंज्यूम, मींस कि ये कंज्यूम नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, एंजाइम ने इस एक्टिविटी को इंक्रीज किया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट बन गया इसके साथ एंजाइम भी है, नहीं, एंजाइम सेपरेट हो जाता है, वो कंज्यूम नहीं होता। एंजाइम सेपरेट हो जाता है, प्रोडक्ट सेपरेट हो जाती है। अभी हम देखते हैं इसके, हमने एग्जांपल देखे, फिर अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। हमने एक लाइन सुनी होगी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इससे क्या मतलब है कि जितने भी एंजाइम है नेचर में वो सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। लेकिन एक एंजाइम है एक्सेप्ट वन, उसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम, अब राइबोजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर है, नेचर में है, वो सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं एक्सेप्ट इसकी, ये आरएनए से मिलकर बनता है, ये एक्सेप्शनल केस है। अभी हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है एंजाइम का। इट हैज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, अभी ये प्रोटीन से हमें बताया कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये प्रोटीन की फोल्डिंग, मतलब कि हम स्ट्रक्चर पर ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है। ग्लोबुलर कैसे होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वो होता है जो कि प्रोटीन के फोल्डिंग और ज्वाइनिंग से बने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्रोटीन है, फोल्ड भी कर रही है, ज्वाइनिंग भी कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंप्रेस जिसे हम कहते हैं उस तरह से दोनों चीजें कर रही है। तो इस लिहाज जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया एंजाइम। अब एंजाइम इसके साथ अब एंजाइम रिएक्शन में कैसे हिस्सा लेता है? फॉर एग्जाम्पल ये है सबस्ट्रेट, जो ठीक है, ये है सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ आके बाउंड होगी। सबस्ट्रेट अब एक हमारे पास एंजाइम है, ये बेसिकली इसको हम रिएक्टेंट कहते होते हैं, लेकिन अब ये हमारी बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसलिए हम इसको सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगी, जिस जगह पर अटैच होगी उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ये वाली। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ये हमारे पास एंजाइम है, एक रिएक्टेंट है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, वो भी इसके साथ कंबाइन होगा, जिस जगह पर कंबाइन होगा उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट को हम इसके अलावा एक और नाम देते हैं जो हम कहते हैं चार्ज बेरिंग साइट, ठीक है। चार्ज बेरिंग, यहाँ अमाइनो चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। और उसके बाद अब हम एंजाइम की थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलते हैं। एंजाइम बेसिकली इसको हम एंजाइम क्यों कहते हैं? फर्स्टली जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेन, इसने 1833 में फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था, 1833 में, जिसका नाम था डायस्टेज। डायस्टेज ने फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था जिसको हम डायस्टेज कहते हैं, लेकिन इसने इसको एंजाइम नहीं कहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था, विलियम कोहने, इसने तकरीबन 1877 में, इसके तकरीबन को 40 साल बाद इसने इसको एंजाइम का नाम दिया। अब इसने एंजाइम क्यों कहा? इसकी एक वजह है, क्योंकि जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ था ना, वो हम कहते हैं कि डायस्टेज था, ठीक है। और वो जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट के अंदर डिस्कवर हुआ था। यीस्ट जो कि हम जानते हैं एक फंजाई है, फंजाई किस्म है यीस्ट। इसको हम एंजाइम इसलिए कहते हैं कि एंजाइम का क्या मतलब है? एंजाइम वर्ड जैसे ये एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम का इनका मतलब होता है इनसाइड। यीस्ट का क्या एंजाइम का क्या मतलब है? यीस्ट। तो जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट के इनसाइड, मतलब के यीस्ट के अंदर डिस्कवर हुआ था। क्या नाम था? डायस्टेज। इसलिए इसको हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एंजाइम की डिफाइंड एग्जांपल और स्ट्रक्चर। अब कुछ टर्म्स हैं एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। अब हम वो डिस्कस करते हैं, वो कोफैक्टर वगैरह है, अभी हम उनको देख लेते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जैसा कि पहले हम डायग्राम में देखा है। ये हमारे पास क्या था? एंजाइम। उसके साथ एक चीज़ अटैच हो रही थी, उसको हमने क्या नाम दिया था? सबस्ट्रेट। वो जिस जगह अटैच हो रही थी इसको हमने कहा था एक्टिव साइट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है सुनने वाली, एक्टिव साइट। लेकिन एक एंजाइम में एक ही साइट नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसमें एक साइट है जिस पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है। अब ये एंजाइम है ना, इस पे इसके अलावा भी एक साइट है इस जगह, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह की है, ठीक है।
इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट या चार्ज बेरिंग साइट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कोफैक्टर साइट। कोफैक्टर साइट। अभी हम डिस्कस करते हैं कोफैक्टर बेसिकली होते क्या हैं। कोफैक्टर बेस हमने बात की थी ना, जो एंजाइम है ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो जो कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। सम एंजाइम्स रिक्वायर एन एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब ये एंजाइम है ना, इसको अब ये प्रोटीन से मिलकर बना है, लेकिन इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होगी जो कि इस जगह अटैच होगा, और उसको हम कहेंगे कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब एंजाइम को प्रॉपर वर्क करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है जो उसके कोफैक्टर साइट पे अटैच होता है, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर के आगे फॉर द 3 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स। सबसे पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं। अभी हमने देखा ना कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच होता है, तो वो कोफैक्टर जो टाइटली अटैच हो एंजाइम के साथ, टाइटली अटैच्ड, वो कोफैक्टर जो टाइटली अटैच्ड हो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और वो कोफैक्टर जो लूजली अटैच हो, मीन्स कि अगर ये इसके साथ अटैच होगा, ये लूजली अटैच हो, ठीक है, तो लूजली अटैच हो तो इसका हम कहेंगे कोएंजाइम। सिंपल सी बात है, कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है। अगर तो वो टाइटली अटैच होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, और अगर लूजली अटैच होगा तो वो इसको हम कोएंजाइम कहेंगे। अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप मोस्टली मेटल आयंस होंगे, मेटल आयंस। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम है, इसकी एग्जांपल आयरन है, ठीक है। अब जो कोएंजाइम है ये हमने बात किया कि ये लूजली अटैच होंगे, तो ये मोस्टली हमारे पास विटामिन होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं विटामिन बी, देख लेते हैं विटामिन बी। यहाँ तक तो हमारी ये 2 टाइप्स हो गए। जो तीसरी टाइप्स है ना, ये इनसे डिफरेंट है। इसका क्या फंक्शन है, ये अटैच हो जाएगी, इस पर हमें ये बात नहीं करनी कि ये लूजली अटैच हो रही है, ये टाइटली अटैच हो रही है। ये जो कोफैक्टर है ना, ये वाला एक्टिवेटर पता क्या करता है, जब कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच हो और एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। इसका काम होता है इंक्रीज द एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब हमने एक और लफ्ज़ सुना होगा इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कोएंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो साइनाइड्स हो सकते हैं, उनके आगे टाइप्स है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो दरअसल एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, और एक्टिविटी क्या करता है, ये अटैच होने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं ये ऑपोजिट है इनहिबिटर्स के। इनहिबिटर्स क्या है, ये ऑपोजिट है इनहिबिटर्स के। तो ये था हमारे पास कोफैक्टर जो कि सिंपल सा था। एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है, इसको प्रॉपर वर्क करने के इसके आगे 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसके बाद कोएंजाइम और एक्टिवेटर है। जो लूजली कोफैक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो टाइटली कोफैक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो लूजली कोफैक्टर होता है उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। उसके बाद एक्टिवेटर है, ये भी कोफैक्टर की एक टाइप है। इसका काम ये है कि एंजाइम के साथ अटैच होने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, और ये ऑपोजिट होता है कोफैक्टर के, ऑपोजिट होता है इनहिबिटर के। ये था हमारे पास कोफैक्टर। अभी हम देखते हैं कि एंजाइम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अभी हम उनको डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे एंजाइम की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एंजाइम की टाइप्स देखते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एंजाइम की टाइप्स की। एंजाइम की कितनी टाइप्स हैं, एंजाइम की 2 टाइप्स हैं, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम।
एंजाइम को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर में डिस्कस कर लिया है। अब एपोएंजाइम क्या होता है? वो मीन्स हम कह सकते हैं वो एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच ना हो, मतलब कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कोफैक्टर, वो एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच ना हो उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम। और वो एंजाइम जिसके साथ ये कोफैक्टर अटैच हो उसको कहेंगे, उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। जैसे ये एक एंजाइम है, इसके साथ भी कोफैक्टर अटैच है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। जो विदाउट होगा उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है। इसको फिर हम लिख सकते हैं कि एन एंजाइम विद कोफैक्टर। एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर। वो एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच ना हो वो है एपोएंजाइम, और वो कोफैक्टर जिसके साथ कोफैक्टर अटैच हो उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। अब जारी बात है कि अगर हमारे पास, अगर इस एंजाइम के पास कोफैक्टर नहीं है तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज पीछे हमने पढ़ा है कि एंजाइम को प्रॉपर वर्क करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। अब इसके पास तो कोफैक्टर है नहीं, तो हम कह सकते हैं ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इनएक्टिव। अब इसके पास तो कोफैक्टर है और एंजाइम को प्रॉपर वर्क के लिए कोफैक्टर चाहिए होता है और इसके पास है, तो फिर हम कह सकते हैं ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। तब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। एपोएंजाइम की हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है, और एक्टिव फॉर्म क्या होती है? पेप्सिन। ठीक है, ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर, एपोएंजाइम और होलो एंजाइम। वो एंजाइम जिनके साथ कोफैक्टर नहीं होता उनको हम कहते हैं एपोएंजाइम, और वो एंजाइम जिनके साथ कोफैक्टर होता है उनको कहते हैं हम होलो एंजाइम। और हमें पता है कि जो कोफैक्टर होता है ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लाजमी होता है, ठीक है। अब इसके पास नहीं है तो ये एंजाइम इनएक्टिव है। अब इसके पास कोफैक्टर है तो ये एक्टिव एंजाइम है। अब इसकी हम एग्जांपल है पेप्सिनोजन, ठीक है, और होलो एंजाइम के हमारे पास एग्जांपल है पेप्सिन। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइम। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि एंजाइम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अभी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम बात करें कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, एंजाइम की क्या खसूसियात हैं, ठीक है। अभी हम उन पर बात करेंगे। फर्स्टली तो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये हमने एंजाइम की डेफिनेशन में भी देखा था, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, बस इनका ये काम है। हाईली स्पेसिफिक। अब एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इसके हम क्या कह सकते एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम, और वो स्पेसिफिक है, उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना है। अभी इसका फंक्शन है। इसके अलावा हम एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रिप्सिन है। अब वो हमारी स्टमक कैविटी के अंदर होती है। उस एंजाइम का काम ये है कि उसने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करना है, प्रोटीन को ब्रेक करना है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। अब ये डिफरेंट एंजाइम है और इनका काम स्पेसिफिक है, इसलिए इनको कहते हैं कि एंजाइम जो भी है ना वो सारे हाईली स्पेसिफिक हैं अपने काम में। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और सबसे पहले हम देखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि हम सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम गाड़ी है, अब हमने गाड़ी को चलाना है, लेकिन सबसे पहले हमें उसकी जो की है हमें उसको टर्न करना पड़ेगा, ये हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी होती है रिएक्शन को हम देते हैं स्टार्ट होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। कैसे लो करते हैं अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोजीशन ए है,
ये बी है। अब दरमियान में हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन कह दिया, माउंटेन है एक। अब हमारे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो अगर तो हम यहाँ से जाएं, एक तो हमारे पास रास्ता ये है, ऊपर से होकर जाएं, और ये एक ये है कि हम पहाड़ के अंदर से जाएं। अगर तो हम एंजाइम की हेल्प लेते हैं तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, मतलब कि स्पीड अप, मतलब कि जल्दी जाएंगे। अगर तो हम फॉर एग्जांपल अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें, अगर हम ऊपर से जाएंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी हम कह सकते हैं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम एंजाइम की हेल्प लेते हैं तो ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी ये लो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना, जो एंजाइम्स है वो लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, बिकॉज वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। कैन बी री यूज, एंजाइम्स कैन बी री यूज, री यूज का मतलब होता है रिसाइकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती कभी भी। इस तरह एंजाइम वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो एक रिएक्शन में एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, उसको कंप्लीशन तक लेके जाते हैं। जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम उससे सेपरेट हो जाते हैं, और फिर वही एंजाइम अगले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते एंजाइम्स, मतलब कांट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी री यूज, ये री यूज हो जाते हैं, मतलब कि अगले रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। हाईली सेंसिटिव, जो हमने बात की थी, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन मेड होते हैं, और प्रोटीन वेरी सेंसिटिव होती है। हाईली सेंसिटिव, अगर हाईली सेंसिटिव हम कह सकते हैं ये पीएच और टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस तरह पीएच है, अगर हम पीएच की एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो ये भी मतलब कि इसकी एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस आएगा। तो ये इसलिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। वर्क इन बोथ डायरेक्शन, अब ये बोथ डायरेक्शन हम कह सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम अगर ये हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट मिले हैं, एक एंजाइम की मौजूदगी में ये प्रोडक्ट बनी है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये तो इन्होंने एक डायरेक्शन को काम किया। अगर यही सी है, अगर इसको हम दोबारा कन्वर्ट करें ए प्लस बी में, एंजाइम, ये फॉरवर्ड भी काम करते हैं और रिवर्स भी, मतलब कि ये अगर हम दो रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम एंजाइम की हेल्प लेते हैं, और यही एंजाइम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने में कभी काम आता है। इसलिए मतलब कह सकते हैं कि वर्क इन बोथ डायरेक्शंस। उसके अलावा मे बी इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इंट्रासेलुलर कौन से एंजाइम होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से एंजाइम होते हैं, इसके भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं, बेसिकली ये हमारा सेल है। अब एंजाइम इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं इंटरसेलुलर कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से होते हैं। वो एंजाइम जो सेल के अंदर सिंथेसाइज हो और सेल के अंदर ही वर्क करें, सिंथेसाइज इनसाइड, सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। अब ये सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब कि ये एंजाइम सेल के अंदर बन रहे हैं और वर्क भी इनसाइड कर रहे हैं, सेल के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क इनसाइड। तो इनको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। हमने देखा है ना कि जो जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उधर वहाँ हम ना दो एंजाइम का डिस्कस करते हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज और एक आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये दोनों एंजाइम बेसिकली सेल के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, तो सेल के अंदर ही वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज, एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये थे हमारे पास इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करते हैं। वो एंजाइम जो सेल के अंदर ही सिंथेसाइज हो और वर्क आउटसाइड करें, उसके हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। सिंथेसाइज ये भी सेल के अंदर ही होंगे, ये भी सिंथेसाइज इनसाइड ही होंगे, लेकिन ये वर्क इनसाइड कर रहे थे ये वाले एंजाइम, ये वर्क आउटसाइड करेंगे, वर्क आउटसाइड।
अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक कैविटी के अंदर पेप्सिन एंजाइम है, वर्क इन स्टमक कैविटी। स्टमक कैविटी दोबारा देख लेते हैं। एंजाइम की 2 टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर एंजाइम सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स के ये सेल के अंदर बनते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम सेल के अंदर बन के सेल के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर बनते तो सेल के अंदर है लेकिन काम आउटसाइड करते हैं। इंटरसेलुलर का हमारा एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए जो कि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो ये सेल के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ये सेल के बाहर काम करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देख लिया पेप्सिन, जो कि स्टमक कैविटी में एंजाइम, वो एंजाइम है जो कि स्टमक कैविटी के अंदर रोल प्ले करता है। तो ये था हमारे एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलता है किसी नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।